शेख रशीद अहमद के भतीजे और रुकने कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक से मिलने लाल हवेली रावलपिंडी पहुंचे। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। लाल हवेली में हलके के अवाम के मसाइल सुने। आपकी अवामी पहचान तो शेख रशीद का भतीजा होना है, लेकिन आप ख़ुद भी सियासी तौर पर कौंसलर रहे, टाउन नाज़म रहे, मेयर रहे, आप ख़ुद रुकने कौमी असम्बली हैं। शेख रशीद साहब से आपकी कौन सी आदत मिलती है और कौन सी नहीं मिलती? मैंने सारी ज़िंदगी जी शेख रशीद अहमद साहब को ही फॉलो किया। मैं जब स्टूडेंट लीडर था गवर्नमेंट गार्डन कॉलेज में 93-94 में, उस वक्त मैं मसहब का सदर था। उसी दिन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं भी जिस तरीके से शेख रशीद अहमद साहब इस शहर की खिदमत करें, उनका नाम है, और मैं भी उसी तरीके से चलूँ। और ये भी एक हकीकत है कि शेख रशीद अहमद साहब जो है वो मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ थे। वो नहीं चाहते थे कि ख़ानदान के बाद कोई उनकी जगह ले या उनकी जगह प्राइम उनकी जगह तो नहीं ले सकता, वो बड़े हैं। लेकिन मैंने बड़ी स्ट्रगल की, कोशिश की कौंसलरशिप से। इस वक्त कौमी असम्बली में 2 या 3-4 लोग ऐसे होंगे जो कौंसलर से मेंबर कौमी असम्बली बने हैं, उसमें मेरा भी शुमार होता है। और मेरे ख्याल से मैंने वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि मैंने कोशिश किया कि शेख रशीद अहमद साहब को कॉपी करूँ। कामयाब तो नहीं हो सका खिदमत के लिहाज से, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो उनका एक सफ़र था, उसी सफ़र को मैं साथ लिए चल रहा हूँ और रावलपिंडी शहर में उसी तरीके से मैं लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। शेख रशीद की पहचान अवामी सियासत और थड़े की ज़ुबान थी। क्या आप में भी वो सलाहियतें हैं? मैं थड़े की ज़ुबान तो ये सलाहियत तो मेरे में नहीं है, लेकिन मैं जो अवामी सियासत ज़रूर करता हूँ। मैं इस शहर के जो गरीब गुरगा, जो बेचारे मुस्तहिक लोग हैं, उनकी आवाज़ हूँ कि वो मुस्तहिक लोग जिसकी कोई सिफारिश नहीं, जिसकी कोई आवाज़ नहीं, लाल हवेली उसकी आवाज़ है। ये मैंने शेख रशीद अहमद साहब से सीखा है और मैं उनके लिए जंग भी लड़ता हूँ। और मैं शेख रशीद अहमद साहब जिस तरीके से कहते हैं कि वो सरमायादारों के तर्जुमान नहीं है, मैं भी सरमायादारों का तर्जुमान नहीं हूँ। कोशिश की है कि उन लोगों को इज़्ज़त दें जिनको ये लोग, बड़े बड़े लोग, इज़्ज़त नहीं देते। आज लाल हवेली इस पूरे शहर में एक ऐसे पब्लिक सेक्रेटरीट है जहाँ पर गरीब की पहुँच है, रसाई है, और यहाँ पर वो आके बाइज़्ज़त तरीके से अपना काम करवा सकते हैं। बाड़ा मार्केट पहुंचे। ताजरों ने बग्गी में बिठाकर मार्केट का दौरा करवाया। हर तरफ से गुलपाशी की गई। हर तरीके से आपको इंशाल्लाह ताला भरपूर आपको जो है कि इंशाल्लाह सपोर्ट करने के ऐलान करता रहूँगा। और इसमें कोई मसला, दुकानदार भी हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है, उनका भी कारोबार इंशाल्लाह ताला चलता रहना चाहिए। ये इस्तकबाल करने पर मैं पूरी बाड़ा यूनियन के दिल की अथक गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। लाल हवेली से मुल्हका सराफा बाजार का दौरा किया। बैंड बाजों से पुरजोश इस्तकबाल किया गया। रास्ते में जगह जगह फूलों की पत्तियां निछावर की गई। होटल में रुककर कश्मीरी खाना खाया।
1918 का ज़िमनी इंतखाब आपने पीटीआई के टिकट पे लड़ा, हालांकि आपके चचा की जमात तो अवामी मुस्लिम लीग थी। क्या वजह बनी थी? ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग का एक इत्तेहाद था कि ये बात डिसाइडेड थी कि ये दोनों सीटें जो हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब को दी गई थी। हल्का ने 60 और 62, और जिस जगह पर आप बैठे हैं ये हल्का ने 62 है, और यहाँ पर पूरी कंपेन मैं कर रहा था और एन 60 में शेख रशीद अहमद साहब कंपेन कर रहे थे, और उसमें मैं कैंडिडेट नहीं था। और डिसाइड ये हुआ था कि जीतने के बाद जो ज़िमनी इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में मुझे कंटेस्ट करना पड़ेगा, और वो हल्का ने 62 होगा। लेकिन 2 दिन पहले रिज़ल्ट आ गया, आपको एक ऐसा रिज़ल्ट आया और वो हल्का में इलेक्शन पोस्टपोन हुआ। जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो उस वक्त ये सूरत, एक पहले भी मैंने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा था और उस इलेक्शन के कुछ नतीजे अच्छे नहीं आए थे, और फिर हल्के की जो लोगों की डिमांड थी, क्योंकि एक जब हवा चल रही होती है एक निशान की, उस वक्त एक माहौल था पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा था। हर बंदे को ये पता था कलम दवात को एक स्टैम्प करनी है, दूसरा बैट को स्टैम्प करनी है, और तरीके इंसाफ की उस टाइम एक हवा थी। फिर हल्के के लोगों ने शेख रशीद अहमद साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें ज़िमनी इलेक्शन में बैट के ऊपर लड़ना चाहिए, और बैट के लिए ये इस वक्त हालात साजगार हैं। तो फिर मैंने तरीके इंसाफ को ज्वाइन किया और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के निशान पर इलेक्शन लड़ा। क्या ये अजीब बात नहीं कि चचा अवामी मुस्लिम लीग में और भतीजा तहरीक इंसाफ में? नहीं, अजीब बात तो नहीं है, दोनों का नज़रिया एक है, सोच एक है। हम इस इलाके शहर की खिदमत करने के लिए आए हैं। सियासत तो मैं भी बचपन से कर रहा हूँ, शेख रशीद अहमद साहब भी कर रहे हैं, लेकिन हालात और वाक़यात के तहत हमने ये फ़ैसला किया। बाज़ लोग तो ये समझते हैं हमने इस 2 साल के अंदर, आपने अभी जब जाएंगे शहर में आपको हमारा काम नज़र आएगा, हमने इस इलाके शहर की खिदमत के लिए ये फ़ैसला किया है। और हमने जब जब जो फ़ैसले किए हैं, हम मुशर्रफ के साथ भी रहे हैं, हम नवाज शरीफ साहब के साथ भी रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी के साथ तो नहीं। फिर उसके बाद ये हमारा तरीके इंसाफ, मैं तरीके शेख साहब तो मुस्लिम लीग में थे, मुझे पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज्वाइन करना पड़ा, इसलिए कि हमने शहर के जो हमारे काम रुके पड़े थे, शहर के जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट थे, वो आपको पता है इक़्तिदार में आए बगैर हल नहीं हो सकते। हमने ये आकर अपने मेगा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करना था, और इस सिलसिले की आज कड़ी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वक्त शहर में काम कर रहे हैं। रुकने कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए एंटी नारकोटिक्स बन गए। क्या आपकी 20 साला सियासी जद्दोजहद का समर मिल गया, या आप शेख रशीद की तरह वफाकी वज़ीर बनना चाहते हैं, मुल्क में चमकना चाहते हैं? मैं तो पहले दिन से ही जो सियासत में मेरी ये सोच थी कि मैं मेंबर सूबाई असम्बली बनूँ, क्योंकि शेख साहब मेंबर कौमी असम्बली, अभी भी मुझे जाके महसूस होता है कि सूबे में बड़े मसाइल हैं, और ये मेरा ख्वाब था जो अल्लाह ताला ने पूरा किया। बहुत कम लोग होते हैं जो कौंसलर से मेंबर कौमी असम्बली बनते हैं, और जब बंदा किसी अच्छी जगह पर पहुँच जाता है, पार्लिमानी सेक्रेटरी पहुँच जाता है, तो वो फिर आगे की तरफ ही जाता है। और हर जो सियासी आदमी होता है या मेंबर कौमी असम्बली होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको वजारत मिले, उसको एडवाइज़रशिप मिले। तो मेरी भी साहब की मौजूदगी में तो आपको नहीं मिल सकती, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं शेख साहब की क़यादत में, शेख साहब मिनिस्टर आए हैं घर में, तो काम हो रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया, तो अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी में एक मौका ऐसा भी लाएगा कि अल्लाह ताला मुझे किसी न किसी तरीके से वज़ीर ज़रूर बनाएगा। मुझे क्या अब भी ख्वाहिश मौजूद है कि रुकने सूबाई असम्बली बन जाए? नहीं, अब नहीं है मुझे। अब मैं समझता हूँ मैं कौमी सियासत का, हालांकि मुझे सूबाई मसाइल बड़ी प्रॉब्लम है सूबे के साथ, सूबे में जाके, क्योंकि दोनों हम घर के रुकने कौमी असम्बली और हमें सूबा पंजाब की ज़्यादा सियासत है यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क के हवाले से। लेकिन वज़ीर पंजाब उस्मान बज़दार, हम जब भी उनके पास जाते हैं वो कमी उन्होंने हमारी पूरी की हुई है और हमारे काम वो करते हैं। मुखालिफ इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने हनीफ अब्बासी को मुनशियात के मुकदमे में फंसा दिया, इसीलिए आप इलेक्शन जीत गए। इस रावलपिंडी शहर की एक सियासत है, और जब से मैं सियासत में सन 2002 से, बल्कि उससे पहले, मैंने शेख रशीद अहमद साहब से एक बात सीखी है कि इलेक्शन से पहले वो मुखालफ के साथ मुखालफ है। जिस दिन वो इलेक्शन जीत जाते हैं और उस इलेक्शन जीतने की रात वो अपने तमाम मुखालफिन को ये पैगाम देते हैं कि हमारा उनके साथ किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं है, और लाल हवेली के दरवाजे उनके लिए खुले होते हैं। ये मुस्लिम लीग नून ने शहर में कल्चर पैदा किया, और एक जगह ये सब साबित करें, एक जगह ये साबित करें कि शेख रशीद अहमद साहब ने इस केस में किसी किस्म की किसी जगह पर कोई मुदाखलत की हो, या जो किसी किस्म का कोई फ़ैसला, हालांकि हमें इस चीज़ का नुकसान हुआ। वो 2 दिन पहले हम ये दोनों हल्के उस वक्त जीत जाते, बाद में भी हम जीते, ये एक माहौल बना हुआ था। और सबसे ज़्यादा नुकसान हम ये समझते हैं कि उस वक्त शेख रशीद अहमद साहब ने शक्रियाल की आवाम के साथ और दिगर जो इलाके बड़े उनके वादे थे, और वो हम उनसे ज़्यादा पैसे शेख रशीद अहमद साहब मेरे से ज़्यादा उस इलाके में ला सके, क्योंकि मुझे अभी कम फंड मिलते हैं। शेख साहब ज़रा एक पाया के लीडर हैं, वो वज़ीर आज़म से भी बड़ी ग्रांट ले लेते हैं। वज़ीर पंजाब उस्मान, मुझे दीगर MNO की तरह ग्रांट मिलती है।
लेकिन हम ये समझते हैं कि इस केस से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है और हमने हमेशा इस शहर में शराफत की सियासत को फ़रोग़ दिया है। हमने अपने बल्कि हम तो उन लोगों की गमी खुशियाँ भी अटेंड करते हैं। इन लोगों ने इस किस्म की, मैं तो ये समझता हूँ कि हर वो नाकाम शख्स, ये मुझे आज आपके साथ एक इतना बड़ा फ़िक्र शेयर कर रहा हूँ कि 1993-94 में मैं बाबर अवान साहब जो वज़ीर क्या नाम है कानून को देख रहे हैं, कानून को, वो मेरे साथ कोरिया थे। मैं अपने वालिद साहब के साथ जहाज़ में जा रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान रावलपिंडी का हर नाकाम वो शख्स जिसने अपनी अखबार में ख़बर लिखवानी है या अपना कोई जिक्र करना, वो शेख रशीद के ख़िलाफ़ बोल दिया करे। मैंने कहा जी क्यों? कहता जब शेख रशीद का जिक्र आएगा, चाहे अच्छे अल्फाज में चाहे बुरे अल्फाज में, लोग उस खबर को पढ़ते हैं। और ये सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए ये वो लोग हैं जो शेख रशीद अहमद का नाम इस्तेमाल करते हैं। अगर आज इनकी शहर में या मुल्क थोड़ी सी आगे पीछे इज्जत है तो ये शेख रशीद अहमद को कैश करा रहे हैं। इनका क्या सियासी बैकग्राउंड है, इन्होंने शहर के लिए क्या किया है, शहर के क्या मुझे तो कुछ नज़र आया। शहर की जितनी तमीर तरक्की है वो शेख रशीद अहमद साहब के दौर में है या इन 2 सालों के अंदर हो रही है। आपके हामी और मुखालिफ ये तो मानते हैं कि शेख रशीद और आपकी पहली तरजीह तालीम है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ और रिंग रोड की तरफ तो आपके मुखालफिन ही ने तवज्जो दी। देखें जी, हमने पहले दिन से ये कहा कि ये जो इन्होंने मेट्रो बस सर्विस बनाई, ये रावलपिंडी शहर की किसी की डिमांड नहीं थी। और इस मेट्रो सर्विस के साथ चंद हज़ार लोग हैं, चंद सैकड़ों लोग हैं जो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। हमने मुशर्रफ के दौर में 18.5 अरब का एक प्रोजेक्ट दिया था, लई एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट था, जो अमार चौक, अब उसको हम सवां से ले गए, जो सवां से चलना था 17 किलोमीटर का ये फास्टरीन रोड था, नाला लई के दोनों तरफ इसको चलना था और इसको सीधा इस्लामाबाद के साथ हमने लिंक करना था। इस रावलपिंडी शहर में हमेशा के लिए ट्रैफिक का मसला ख़त्म हो जाना था। मेट्रो ने तो ये सारा शहर का खाना ख़राब कर दिया। चंद 100 लोग उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, हज़ारों लोग नीचे बेचारे ज़लील और रुस्वा होते हैं और घंटा घंटा ट्रैफिक, 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम रहती है। इस रावलपिंडी शहर में अगर ट्रैफिक का मसला हल हो सकता है सारी ज़िंदगी के लिए, वो लई एक्सप्रेस वे है। इससे हमारी सैलाब से भी जान छूटेगी। इस पर हम काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बज़दार ने हमें यकीन दहानी कराई है। वज़ीर इमरान खान ने कहा यह मनसूबा मेरे दिल के करीब है और हमें पूरी उम्मीद है। शेख रशीद अहमद साहब इस पर दिन रात लगे हुए हैं, मैं भी साथ उनके काम कर रहा हूँ। और जब ये मनसूबा इसका 70% 60% जो हिस्सा है वो NA 62 में है, 40% 60 दोनों हल्के जो हमारे इसमें इंशाअल्लाह ताला एडजस्ट होंगे, जिससे रावलपिंडी शहर में ट्रैफिक का मसला हल हो जाएगा। रेलवे अस्पताल पहुंचे। 40 करोड़ रुपए की लागत से नए इमरजेंसी ब्लॉक का संगे बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। चचा वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। हमारी जो बेटियां जिनके पास मल्टीपर्पज़ हॉल नहीं थे, अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला ये अगले चौक में जो ढोक मटकाल का गर्ल्स कॉलेज है और उससे अगला जो ढोक रसू का गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ पर हम 5 करोड़ की लागत से आपके इस इलाके की बेटियों के लिए 2 बेहतरीन मल्टीपर्पज़ हॉल भी बनाने जा रहे हैं। हम सारे स्कूल भी प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। जितने बड़े स्कूल हैं वो आएँ, हम उनको अपनी बिल्डिंग्स देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ ये है कि रेलवे के मज़दूरों को भी वहाँ पढ़ाया जाए और रेलवे के मज़दूरों का भी मुफ्त इलाज हो। अस्पताल के नए ब्लॉक का संगे बुनियाद रखा। ढोक इलाही में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पहुंचे। बच्चों ने बैंड बजाकर वेलकम कहा। प्रिंसिपल फरीहा निगत ने स्टाफ के हमरा इस्तकबाल किया।
शेख राशिद शफीक की खसूसी कोशिश से स्कूल में नया मल्टीपर्पज़ हॉल तामीर करवाया गया। उन्होंने अपने अल्फाज को किस तरह अमली जामा पहनाया और आज उनका वो ख्वाब, मेरा वो ख्वाब जो इससे पहले सिर्फ एक ख्वाहिश था, शर्मिंदा ताबीर होकर आपके सामने मौजूद है। MNA बनने के बाद सबसे पहला जो मेरा प्रोजेक्ट था, हालांकि इतनी बड़ी अमाउंट नहीं, 1.5 करोड़ रुपया इस ढोकलाई बख्श के कॉलेज को मैंने दिया, क्योंकि ये सबसे पहले इस साल को मैं कंप्लीट करना चाहता था। कौम की बेटियां पढ़ी लिखी होगी तो कौम की अगली नस्ल जो है वो पढ़ी लिखी होगी। घर में बात तो होती होगी कि शेख रशीद ने शादी क्यों नहीं की, क्या कोई प्रपोज़ल आई, क्या कभी कोई मामला चला, क्यों रुका, आखिर क्या वजूहात थी? मेरी दादी मरहुमा की बड़ी ख्वाहिश थी, उन्होंने कई मरतबा कोशिश की, बात भी की, लेकिन शेख रशीद अहमद साहब इस बात को सुनना ही नहीं चाहते थे। मेरे वालिद साहब के साथ उनका बड़ा लगाव है और मेरे वालिद साहब के साथ वो उनकी हर बात मानते थे, कारोबारी भी और सियासी भी, लेकिन ये मसले पर वो मेरे वालिद साहब की भी नहीं मानते थे। और ये उनका अपना एक ज़ाती फ़ैसला था। ख़ानदान के हर फ़र्द ने कोशिश की, जो बुज़ुर्ग थे, हम तो उनके बच्चों की जगह हम ये बात उनको कहते हैं मुनासिब नहीं समझा, लेकिन जब एक टाइम था, उस टाइम पर ख़ानदान के हर फ़र्द ने उनको रिक्वेस्ट की, मिन्नत भी की, लेकिन उनका एक फ़ैसला था कि उन्होंने कहा कि नहीं करनी, तो उन्होंने नहीं। मैं ये समझता हूँ कि शेख रशीद अहमद साहब ने इस शहर के लिए, इस शहर की तमीर व तरक्की के लिए, और मैं समझता हूँ इस शहर के फ्यूचर के लिए अपनी सारी ज़िंदगी जो सर्व की है, यही मैं समझता हूँ शहर के साथ उनकी शादी है जो उन्होंने लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सर, शेख रशीद साहब भी बज़ाहिर कोई बिज़नेस नहीं करते, आप भी फुल टाइम सियासत करते हैं, तो पैसे कहाँ से आते हैं, आमदनी कहाँ से आती है? सन 2002 तक मैंने जी कारोबार किया और सन 2002 तक मैं चाइना बाय रोड सिल्क का कारोबार करता था और मैं बरास्ता गिलगित, सुस्त, कुंजराब, तुशकुरान और यहाँ तक कि मैंने अफ़गानिस्तान तक भी बड़ा, वेश मंडी तक भी मैं गया और सिल्क के लिए अपने वालिद साहब के साथ। जब सन 2002 की अमली सियासत में मैं आया तो वो फिर उसके बाद मैं कारोबार से थोड़ा सा हट गया। गंज मंडी में हमारी अभी भी शॉप मौजूद है, वहाँ पर 15-16 साल मैं बैठा भी हूँ, लेकिन कंपनी में मेरा शेयर मौजूद है और हर महीने जो मेरा हिस्सा बनता है, आज के दिन तक MNA होने के तक भी मेयर भी रहा हूँ मैं शहर का, मैं अपने वालिद साहब के साथ रहता हूँ। जो मेरे अखराजात हैं वो मेरे बड़े भाई और मेरे वालिद साहब मुझे पे कर देते हैं। अब कौमी असम्बली की तनख्वाह भी लग गई है थोड़ी सी, उससे भी गुजारा हो जाता है, पहले नहीं थी। लेकिन सियासत में मुझे यहाँ तक प्रमोट करने में मेरे ख़ानदान में मेरे वालिद साहब का, मेरे भाइयों का, मेरे चचा शेख रशीद साहब का बड़ा किरदार है। मेरे हर इलेक्शन में वो मेरा साथ देते हैं। को कि मेरा इतना कारोबार नहीं है, लेकिन कंपनी में जो 20-25% मेरा शेयर बनता है वो मुझे माना मिलता है, जिससे मैं अपना गुजारा करता हूँ। शेख रशीद साहब की जवानी तो बड़ी रंगीन गुजरी, कई अदाकारों के साथ, कई उनके मुआश के, कई उनके स्कैंडल्स मशहूर होते थे। आपका कोई ऐसा वाक़या सामने नहीं आया? क्या आप खुफिया तौर पे सब कुछ करते हैं या वाकई शरीफ हैं? है तो मैं शरीफ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो शेख रशीद अहमद साहब जो है शोहरत की इस बुलंदी पे हैं कि उनका कोई वाक़या छुप नहीं सकता। और मुझे 18-20 साल का अरसा हुआ है, तो मैंने कोशिश की है अवॉइड करूँ। ज़िंदगी में पहली जो मोहब्बत थी वो मुझे, मैं एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ता था और 7वीं-8वीं क्लास में उस वक्त मुझे हुई और मुझे पता नहीं था कि ये क्या होता है। मैं उनकी खातिर चर्च भी चला जाया करता था, चर्चों में भी जाके मैं अतवार के अतवार सेंट पैट्रिक स्कूल में चर्च था, वहाँ पर जाके बैठा रहता था। लेकिन जब मुझे 5-6 महीने बाद पता लगा कि ये नहीं हो सकता, तो उसके बाद मैं फिर से हट गया। उसके बाद फिर 2-3 वैसे एक वाक़ये आए, लेकिन मुझे शेख रशीद अहमद साहब का बहुत ज़्यादा खौफ था। जब मेरी शादी हो गई तो मैंने फिर बस एक ही शादी पे इत्तेफाक किया और मैंने कहा कि नहीं, ख़ानदान, क्योंकि मेरे ख़ानदान में दूसरी शादी की किसी जगह, पहले शेख रशीद साहब ने कभी शादी नहीं की, तो ख़ानदान में कोई ऐसा शख्स ही नहीं है जो दूसरी शादी का सोच सके। तो मैंने एक ही शादी पे इत्तेफाक किया और अल्लाह का शुक्र है मैं खुश हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं। बचपन में कभी शेख रशीद साहब से मार पड़ी? क्या कभी आपको डांटते थे? बड़ी मार पड़ी जी। शेख रशीद अहमद साहब ने मुझे 7-8 मरतबा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से मारा।
2 मरतबा की मार मुझे याद है। एक मैं बचपन में अपने बड़े भाई शेख शाकिर साहब के साथ सदर में एक फ़िल्म देखने गया, मैजिक क्रिस्टल। उस टाइम नया नया, असल हमारे घर में ये इजाज़त नहीं थी, ये अबाई घर था, दादी मरूमा भी ज़िंदा थी उस वक्त। तो जब मैं वापस आ रहा था रास्ते में तो मेरे भाई ने मुझे समझाया कि तूने घर नहीं बताना कि हम फ़िल्म देखने गया। जैसे मैं घर की सीढ़ियाँ चढ़ा तो मुझे याद है शेख रशीद साहब वो अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से आए हो, मैंने कहा कि ये मुझे सलमे पे फ़िल्म दिखाने के लिए ले गया। वो मार उन्होंने मुझे बहुत मारा, तख्तियों से मारा। फिर उन्होंने कहा कि आज के बाद सलमे पे नहीं जाना। एक दूसरी मार मुझे और बहुत याद है कि मैं कॉलेज लाइफ में था, सेकेंड में गया, मेरी बड़ी बहन थी मेरी, उसके साथ किसी बात पर सुबह नाश्ते पे थोड़ी सी मसला हो गया। मेरी दादी ने स्पेशली फ़ोन करके बुलाया शेख रशीद साहब को घर के घर आओ। घर आया तो मैं कॉलेज से आया था, मुझे नहीं पता आगे क्या माहौल है। उन्होंने मुझे बड़े प्यार मोहब्बत से एक कमरे में ले गए, बंद कर लिया। मुझे नहीं पता लगा कि मुझे कहाँ से पढ़ रही हैं। फिर उसके बाद मुझे वो मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन थे, गाड़ी में बिठा कर ले गए अपने साथ, बाहर एक खोखे पे मुझे सुबह चाय पिलाई और मिनिस्ट्री में मुझे रखा 2-3 घंटे के, कहीं मैं भाग ही ना जाऊँ। तो जब वापसी पे जब मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे 2000 रुपया मुझे याद है मुझे दिया। तो मैंने कहा कि इस तरह की मार तो मुझे रोज़ पड़नी चाहिए कि मार के बाद 2000 रुपया भी मिलता है। ये 2 मारें मुझे याद हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी जो मार, जो डांट थी, आज उस मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया। अभी भी मुझे कई दफ़ा डांट देते हैं। मैंने ज़िंदगी में उनके सामने तकरीर नहीं की, ज़िंदगी में मैं उनके सामने बैठता नहीं, मैंने आज तक ज़िंदगी में उनके सामने साथ बैठ के खाना नहीं खाया। एक एहतराम का रिश्ता है और अल्लाह ताला ये एहतराम का रिश्ता सारी ज़िंदगी कायम दायम रखे। और अभी भी कभी मुझसे कोई छोटी मोटी सियासी गलती हो जाए तो वो मार शार तो नहीं, लेकिन फ़ोन पे मुझे डांट पड़ जाती है कि आपने ये नहीं ठीक किया, ये नहीं ठीक किया। मैं कोशिश करता हूँ कि शेख रशीद अहमद साहब की अपना भी अरसा ही हो गया, डांट चाट नहीं पड़ी, लेकिन जब मौका मुनासिबत हो तो वो मौका ज़ाया हाथ से जाने नहीं देते सर। ज़ेर तामीर माँ बच्चा अस्पताल का दौरा करने पहुंचे। शकड़ियाल में अपने दूसरे दफ्तर आए। मकामी ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। वो हर पीर और जुमेरात को 8 से 10 बजे सुबह इस दफ्तर में भी अवामी मसाइल सुनते हैं। ढोक खब्बा में पीटीआई के रहनुमा आबद मुगल ने उनके एजाज में इस्तकबालिया दी। घोड़ों का रक्स पेश किया गया, हर तरफ से फूल भी बरसाए गए। चकलाला स्कीम में अपने घर आए। बेटों ने इस्तकबाल किया। फैमिली के हमरा शाम की चाय पी। जी, आप ये फरमाइएगा कि कितने साल हो गए शादी को और ये किस बात पर आपसे लड़ते हैं? जी, शादी को माशाल्लाह 21 साल हो गए हैं और लड़ाई की कोई ख़ास वजह नहीं होती, बस कभी मेरी तरफ से कभी इनकी तरफ से। फिर सुलह कौन करता है? जी, मैं ही करती हूँ। ज़्यादा मैं ही करती हूँ। इनकी सबसे अच्छी आदत कौन सी है? केयरिंग है बहुत ज़्यादा, सबका बहुत ख्याल रखते हैं। और किस बात पर आपको ज़्यादा शिकायत होती है? गुस्सा ज़रा जल्दी आ जाता है, इस बात पर थोड़ी सी शिकायत होती है। हाँ जी। अमूरे खानादारी में कितनी मुदाखलत करते हैं? नहीं, अमूरे खानादारी में मुदाखलत नहीं करते, बच्चों के मामले में ये मेरा पूरा साथ देते हैं, हर मामले में बच्चों को। इनकी पसंदीदा डिश क्या है? क्या चीज़ शौक से खाते हैं? ये पालक गोश्त शौक से खाते हैं और पाई। तो फिर आप बनाती हैं या बाहर से आता है? नहीं जी, मैं खुद ही बनाती हूँ। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरे 3 बेटे हैं ये, और मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी इनकी परवरिश अब तक इन्होंने की है। 8-9 क्लास तक इनकी वालदा इनको सुबह छोड़ने भी जाती थी, लेके भी आती थी। और वो एक दफ़ा इन्होंने मुझसे कहा भी कि हम बड़े हो गए हैं। मैंने कहा यार अभी आप मेरी नज़र में बड़े नहीं हुए, अभी आप बच्चे ही हैं। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ी अभी तक आज के दिन तक यही ड्यूटी देती है, इनको लाना ले जाना और इनका हर किस्म का ख्याल रखना।
मैंने अभी रिसेंटली LLB में एडमिशन लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन प्रोग्राम में, पाकिस्तान से TMUC में। वैसे सियासत में दिलचस्पी है आपको? थोड़ी बहुत है पर इतनी कोई ख़ास नहीं। अभी तो एजुकेशन कंप्लीट करनी है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या करना है। अब्बू को कौन सी बात अच्छी लगती है सबसे? केयरिंग है, सबका ख्याल रखते हैं, हर चीज़ पे समझाते हैं कि क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, तो हर मामले में मशवरा देते हैं कि ऐसे करो, ऐसे चलोगे तो ठीक रहोगे। और इख्तलाफ किस बात पर होता है? टाइम बहुत कम देते हैं, अक्सर बाहर ही होते हैं, घर बहुत लेट आते हैं क्योंकि लोगों को मिलना होता है, बस टाइम का मसला होता है, टाइम कम देते हैं। बर्थडेज वगैरह पे आ जाते हैं कि नहीं? बर्थडे पे तो होते हैं इधर, सबसे पहले बाबा ही विश करते हैं। मैंने अभी रिसेंटली बीकन हाउस से मैट्रिक किया, अभी मैं कॉलेज में हूँ फर्स्ट ईयर में, सिल्वर ऑक्स ICS कर रहा हूँ। क्या बनना चाहते हैं? सर अभी तो फ़िलहाल जॉब की तरफ है कि अगर कोई अच्छी जॉब मिली या बिज़नेस वाली साइड पे हूँ। सियासत वगैरह में नहीं? नहीं, फ़िलहाल इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है? फ़िलहाल नहीं है क्योंकि बाबा ने भी थोड़ा मना किया हुआ कि इस साइड पे नहीं आना अभी। केयरिंग है, दिल के बहुत अच्छे हैं, हमेशा हर बात सुनते और हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। जो भी की, जब भी बाबा को कहा है कि ये चाहिए उन्होंने कहा ठीक है ले लो, कोई ऐसा नहीं। लेकिन जो नाजायज़ चीज़ हो उस पर रोकते भी हैं कि ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, तो समझाते भी। कौन सी नाजायज़ चीज़ आपसे रोकी? नहीं मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ मांग ले या इस तरह हो जाए तो फिर कहते हैं नहीं अभी उम्र नहीं है, तो जब उम्र आएगी तब ले दूँगा इस तरह। मेरे बाबा अच्छे बच्चे हैं, बाबा मुझे डांटे नहीं है बस, और ना वो मेरी मामा डंडी है। मेरी मामा मुझे डांटी है जैसे। आप किस क्लास में हो? KG के। आपको मैडम काम देती है? चलो कल मसला पैर का मतलब ये टाइम में पाया वाला टटूस वाला। बीमार वालदा की आदत की और उनसे दुआएं ली। कपड़े तब्दील करके घर से रवाना हुए। इसी गली में उनके छोटे भाई शेख आसम का भी घर है। अपनी भतीजियों से मिले, उनके साथ तस्वीर बनाई और प्यार किया। शाम के वक्त ट्रैक 5 पर हाइकिंग करने आते हैं। वो हुकूमत के पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। रात के वक्त कोहसार ब्लॉक में अपने एंटी नारकोटिक्स ऑफिस आए। दफ्तरी अमूर निपटाए। रावलपिंडी में आपने और शेख साहब ने बहुत से नए तालीमी अदारे बनाए। कुल कितने तालीमी अदारे बना चुके हैं? रावलपिंडी शहर में अब तक मेरे ख्याल से 20-22 सालों के अंदर 60 के करीब हमने स्कूल और कॉलेज बनाए हैं, और उन इलाकों में बनाए हैं जहाँ पर आप तसव्वुर नहीं कर सकते, जैसे ढोकमटकाल, ढोकहब्बा, ढोकलाई बख्श, ढोकसू, झंडा चीची, रहीमाबाद, ढोकरत्ता, मिलाद नगर, ढोकसू, ये वो इलाके हैं जहाँ पर एक रक्षा भी नहीं बासानी जा सकता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक मैट्रिक तक बच्चियों के लिए तलीमी अदारा बनाया, उसके साथ एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी बनाया, और ये 60 तलीमी अदारों में बनने के बावजूद हमने इस 2 साल के अंदर मज़ीद 3 नए गर्ल्स कॉलेज खोलने जा रहे हैं। एक हमारा सदर का कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट गर्ल्स कॉलेज, और 2 हमारा एक रहीमाबाद आला और एक ढोक दलाल आला, वो भी आखिरी मराइल में। उसके बाद हम 63 के लगभग पहुँच जाएंगे। ज़िला रावलपिंडी शरह खानगी में किस नंबर पर है? रावलपिंडी शहर आज से 10 साल पहले, जब इसकी एक खासी यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे थे और बेटियाँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इस 10 सालों में रावलपिंडी शहर आज से 10 साल पहले 27वें नंबर पे था। आज रावलपिंडी शहर लिटरेसी में नंबर 1 है,
और उसकी नंबर 1 की ये बड़ी वजह है कि रावलपिंडी शहर के हर गली मोहल्ले की जो बेटी है वो पढ़ी लिखी है, वो ग्रेजुएशन तक तालीम हासिल कर चुकी है, यूनिवर्सिटियों में जा रही है, फातिमा यूनिवर्सिटी में जा रही है, वुमेन यूनिवर्सिटी में जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारे शहर की 2 बच्चियों ने CSS में टॉप किया और रिक्शा चलाने वालों की बेटियाँ और इन्हीं कॉलेजों इन्हीं यूनिवर्सिटियों से पढ़ी हैं, जो इस शहर के लिए फ़ख्र की बात है। आपके चचा शेख रशीद की सियासी पेशीन गोइयाँ बड़ी मशहूर है, क्या आपको भी इस फ़न से कुछ लगाव है? नहीं, मैं इस फ़न से लगाव नहीं रखता। मैं ज़्यादातर टाइम दोनों हलकों पे देता हूँ जी। पेशन गोइयाँ वो करते हैं और दुरुस्त भी साबित होती हैं बाज़ दफ़ा, और बाज़ दफ़ा नहीं भी साबित होती, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में उनकी जितनी पेशन गोइयाँ देखी हैं वो हमेशा दुरुस्त ही साबित हुई हैं। लेकिन एक दफ़ा उन्होंने मुझे, जबकि ये उनको पता था, एक आपसे मैं बात शेयर करना चाहता हूँ, ये तो वो सियासी पेशन गोइयाँ करते हैं, लेकिन उनको अल्लाह ताला की तरफ से भी बाज़ दफ़ा इशारे हासिल हो जाते हैं। जब उन पर हमला होना था तो वो 2-3 रोज़ से ये अपने दोस्तों से, मुझे जो अपने हल्का बाप के लोग थे उनको बुला के ये बता रहे थे कि मुझे लग रहा है कि मेरे पे कोई इस किस्म का अटैक हो सकता है। और 2 दिन बाद वो पेशन गोई जो उन्होंने सोचा था वो साबित, अल्लाह ताला ने उनको दोबारा ज़िंदगी दी। लेकिन सियासी पेशन गोइयाँ वो करते हैं, मैं ज़्यादातर हल्के की खिदमत करता हूँ। आपसे हर सवाल में शेख रशीद का हवाला आ जाता है। शेख साहब मीडिया डार्लिंग है, आए रोज़ किसी न किसी टॉक शो में बैठे होते हैं, आप बिल्कुल गायब हैं। आप कब अपने दिल की बात ज़ुबान पर लाना शुरू कर देंगे? कब टीवी टॉक शोज़ पर आएंगे? मेरा दिल तो करता है जी बहुत कि मैं भी मीडिया टॉक करूं, लेकिन आज का मीडिया बड़ा फास्ट है। शेख रशीद अहमद साहब की एक 50 साल ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी है। मेरी 20 साल सियासी ज़िंदगी, मैंने यूनियन कौंसिल लेवल की सियासत की है, शेख साहब ने नेशनल लेवल की सियासत की है, और आस्ता आस्ता मैं 1-2 टॉक शो में गया भी हूँ। और दिल की ख्वाहिश तो ज़रूर है, लेकिन आगे जो एंकर पर्सन बैठे होते हैं वो बड़े मुश्किल किस्म के सवाल करते हैं, डर भी लगता है किसी गलत सवाल में ना फंस जाऊँ। बहरहाल अभी शेख रशीद अहमद साहब स्क्रीन पे मौजूद हैं, अपोजिशन को और हुकूमत की तर्जमानी कर रहे हैं, अपोजिशन की जवाब भी दे रहे हैं, और एक ही घर में 2-2 लोग जवाब देना शुरू हो जाएँ तो वो भी मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी जाकर जो टॉक शो उसमें शरीक हूँ और हुकूमत की तर्जमानी करूँ। शेख साहब का चेहरा तो हुकूमती है, लेकिन उनके दिल में कहीं अपोजिशन बैठी है। आवाम की बात करते हैं, आटा रोटी चीनी इनकी बातें करते हैं। क्या आप भी इसी तरह की सियासत करेंगे या आप सिर्फ इक़्तिदार की सियासत करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, क्योंकि जहाँ पर हमने सियासत करते हैं, आपने लाल हवेली को देखा, वो ऐसी जगह पर पब्लिक सेक्रेटरीट है जिसके इर्द गिर्द 50 किस्म की मार्केटें हैं। रेडी आला, छाबे आला, एक गोल्ड की दुकान आला, एक गंदम मंडी आला, एक थोक परचून आला। वहाँ पर हमें बैठ कर सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक लोगों के यही मसाइल सुनना पड़ते हैं, और हम कोशिश करते हैं। शेख रशीद अहमद साहब को मैं बताता हूँ, शेख रशीद अहमद साहब कैबिनेट, इतनी बड़ी बात है, कैबिनेट की मीटिंग से पहले शेख रशीद अहमद साहब ये पहले वज़ीर होंगे जो लाल हवेली फ़ोन करके आटा दाल चीनी के भाव, रोज़ जो मंगल के रोज़ कैबिनेट की मीटिंग होती है लाल हवेली में, वो तमाम दुकानों से ख़ुद पूछते हैं कि बिजली सुई गैस के बिल। हम अपनी तकरीर में कहते हैं, लोग हम समझते हैं कि महंगाई के एक सीरियस इशू है, और हुकूमत ने तो लोगों ने तब्दीली के नाम पर हमें वोट दिए थे लोग, हालांकि हमने डेवलपमेंट बेइंतहा करवा दिए, लेकिन महंगाई जैसा जिन अभी तक हम काबू नहीं कर सके, जिसकी वजह से लोगों के हम पर खदशात हैं, और लोग हम पर जो तवक्कुआत रखते थे अभी 2 साल में उन तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। और हम जो पार्लिमानी मीटिंग्स होती है उसमें बरमला हुकूमत को ये कहते हैं कि जनाब आला इस महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए, स्पेशली बिजली गैस और ये रोज़मर्रा की 3-4 चीज़ें हैं, अगर हुकूमत इनको सस्ती कर दे तो मेरे ख्याल से गरीबों के लिए खुशहाली होगी जी। शेख साहब ने अपनी 50 साला सियासी ज़िंदगी के आखिर में अपनी सियासी जमात बना ली, जो कि एक इनफरादी फ़ैसला है और लोग इसको मजाकन तांगे की पार्टी भी कहते हैं। आपके ख़्याल में क्या आप बड़ी सियासी जमात के साथ अपनी सियासत करेंगे या फिर अवामी लीग की तरह की सियासत करेंगे? देखिए जी, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन हूँ और मैंने दिल से तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया है, और इमरान खान की बदौलत और शेख रशीद अहमद की बदौलत लोगों ने मुझे वोट दिए, और मैं समझता हूँ कि मुझे इमरान खान की क़यादत में काम करना है। शेख रशीद साहब की एक अपनी जमात है, वो अपनी जमात के सरबराह हैं, और एक आप टांगा पार्टी कह रहे हैं, टांगा पार्टी ने मैं समझता हूँ कि पूरी अपोजिशन को आगे लगाया हुआ है जी। आज जो अपोजिशन के जितने बड़े लीडर हैं वो शायद मेरे ख्याल से इमरान खान साहब से इतना खौफजदा ना हो जितने शेख रशीद अहमद साहब से वो खौफजदा हैं, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब आवाम की तर्जमानी करते हैं,
लोगों की जो हकीकत है वो बयान करते हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ बोलते हैं, और यही उनकी जो शोला बयानी है और जो आवाम की हक सच की बात करते हैं जिसको लोग लाइक करते हैं। और मैं समझता हूँ कि वो लोगों के दिलों में इस वक्त रावलपिंडी शहर में अभी भी इतने हालात के बावजूद अगर आज के दिन भी इलेक्शन हो तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख रशीद अहमद साहब और मैं, हमें पूरा खुदा के यहाँ पूरी उम्मीद है कि जितनी हमारी लोगों के साथ मोहब्बत और अकीदत है, जितनी हमने लोगों की खिदमत की है, हम दोबारा ये इलेक्शन जीत सकते हैं।